बिगड़ते हुए नजर आए हैं और लगातार इस तरह की जो बयानबाजी है वो करते रहे हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मुर्शिदाबाद मामले को लेकर भी। दरअसल मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में दायर दोनों याचिकाओं को याचिकाकर्ताओं ने वापस ले लिया है। कोर्ट ने खासतौर से याचिका जल्दबाजी में तैयार हुई है दिखाती है। फिलहाल आपको बता दें, सुवेंदु अधिकारी आकर बात की जाए, आपको बता दें सुकांत मजूमदार जो कि मुर्शिदाबाद पहुंचे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, आइए पहले नजर डाल लेते हैं। नहीं, हमारी भी सवाल वही है कि ममता बनर्जी शुरू से कह रही है कि इनको लौटाओ। ममता बनर्जी का प्रेशर है डीएम के ऊपर, एसपीए के ऊपर, दोनों डिस्ट्रिक्ट का, लेकिन लौटाया गया, लेकिन लोग रहेंगे कहाँ? रहने की जगह नहीं है, घर तोड़ दिया गया, जला दिया गया, तो ये लोग रहेंगे कहाँ? रहने की जगह कोई नहीं है। तो सुकांत मजूमदार को आपने सुना, जो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की सरकार कह रही है कि इनको वापस घर भेजो, लेकिन वो कहाँ रहेंगे, क्योंकि जो घर है वो पूरी तरीके से जल चुके हैं, वहाँ पूरी तरह जो जगह है वो नहीं, और ऐसे में लोग अभी भी डरे हुए हैं। आपको बता दें, मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में जो याचिकाएं दायर की थी वो याचिकाकर्ताओं ने वापस ले ली हैं। दरअसल कोर्ट ने कहा है कि याचिका जल्दबाजी में तैयार हुई दिखती है, इस तरह के मुद्दे पर अधिक गंभीरता बरतने की जरूरत है। याचिकाकर्ता वकील शशांक शेखर झा ने मौजूदा याचिका वापस लेकर बेहतर तरीके से तैयार नई याचिका दायर करने की अनुमति मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी है। इससे पहले सुनवाई में याचिकाकर्ता विशाल तिवारी और शशांक शेखर झा ने अपनी बात रखी। जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि जिन लोगों के पलायन की बात याचिका में कही गई है, क्या उससे जुड़ा ब्यौरा याचिका में दिया गया है? याचिकाकर्ता वकील ने कहा कि उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स को देखकर याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि आर्टिकल 226 के तहत कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती है। मुर्शिदाबाद हिंसा में आपको बता दें कुल 3 लोगों की मौत हुई थी, जबकि सैकड़ों की संख्या में लोग राहत शिविर में ठहरे हुए हैं। इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है और हाई कोर्ट के निर्देश पर ही हिंसा पर काबू पाने के लिए केंद्रीय बलों को प्रभावित इलाकों में तैनात किया गया है। वहीं भाजपा नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार चलाना अब ममता बनर्जी के बस की बात नहीं रह गई है। राज्य में अवैध घुसपैठ का मामला हो या फिर धार्मिक आधार पर हिंदू मुस्लिम के आधार पर बांटने की बात हो, ममता बनर्जी की सरकार इसमें सबसे आगे है। ममता बनर्जी जी के बस की बात ही नहीं रही बंगाल की सरकार चलाना। बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण मिलती है, रोहिंग्या मुसलमानों को शरण मिलती है, फर्जी आधार कार्ड बनाए जाते हैं और धार्मिक आधार पर राज्य में हिंदू मुसलमानों को बांटने का काम वहाँ पे किया जाता है। रामनवमी के जुलूसों पर पथराव किए जाते हैं, गोली चलाने, आगजनी की घटनाएं होती हैं। मंदिर में जाने पर या हिंदू उत्सव मनाने पर वहाँ पर एक तरह से रोक टोक के लगते हैं। और यही नहीं, जब वक्फ बिल पास होता है तो उसके बाद जानबूझकर वहाँ पर ऐसा वातावरण बनाया जाता है जहाँ पर हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर होना पड़े। और कोलकाता से हमारे संवाददाता निशांत राय फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, पहले जानना चाहेंगे, सुकांत मजूमदार जो हैं वो मुर्शिदाबाद पहुंचे थे और पीड़ितों के साथ उन्होंने बातचीत भी की, क्या ताज़ा जानकारी इसकी? देखिए, सुकांत मजूमदार मुर्शिदाबाद पहुंचे जहां पर उन्होंने पीड़ितों का हालचाल लिया और उसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल है, जो मालदा में पलायन करके लोग पहुंचे हैं जिनको वापस जाने के लिए लगातार प्रशासन दबाव बना रहा है, लेकिन वापस जाएं तो कैसे जाएं मुर्शिदाबाद, वो अपने आवास पर, क्योंकि घरों को जला दिया गया है, राशन और पैसा दोनों उन लोगों के पास नहीं है। और तीसरा जो डर है वो डर पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ, जिसकी बड़ी वजह है कि जिस तरीके से स्थानीय प्रशासन, खासकर पुलिस को काम करना चाहिए था, पुलिस ने वो काम नहीं किया है। और हम भी 3 दिन पहले मुर्शिदाबाद में थे जब पीड़ितों से हमारी बातचीत हो रही थी, तो पीड़ितों का कहना था कि अभी तक हमें धमकी दी जा रही है कि जैसे ही सेना यहाँ से हटेगी, बीएसएफ यहाँ से हटेगी, तुरंत हम दोबारा हमला करेंगे और तुम्हें बताएंगे कि बाप कौन है। तो ऐसे में अगर उनको लगातार धमकी मिल रही है, उनको डराया जा रहा है, तो कैसे शरणार्थी से लेकर वापस जाएं। और जिस तरीके से टीएमसी के नेताओं के बयान आए थे जब हिंदुओं ने वहां से पलायन किया था, खासकर टीएमसी के एक मंत्री ने बात कही थी कि कहीं और थोड़ी पलायन कर रहे हैं, बंगाल पलायन कर रहे हैं। जबकि एक सरकार को अफसोस होना चाहिए कि एक जिले से दूसरे जिले में आखिर नागरिकों को क्यों जाना पड़ रहा है, क्या
लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। और सबसे बड़ी बात, प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अभी तक एक भी बार पीड़ितों से नहीं मिली हैं। उन्होंने एक भी बार जाके पीड़ितों को ये उम्मीद नहीं बंधाई है कि राज्य सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी, आप अपने आवास पर जाइए, जो भी जरूरत है वो राज्य सरकार, चूंकि राज्य सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर की, अभी तक कोई ऐसी स्थिति नहीं बनी है। तो सवाल यही उठता है कि अगर वो लोग जाए तो किसके भरोसे जाए, और जिस तरीके से उनका नुकसान हुआ है, जो कि डीडी न्यूज ने भी घर घर में जाकर रिपोर्ट की थी कि घर में कुछ नहीं बचा, लोग एक हफ्ते से भूखे थे, तो उन लोगों का किस तरीके से गुजर बसर होगा, इसके लिए क्या योजना है राज्य सरकार के पास। तो ये तमाम तरह के सवाल हैं जिनका जवाब फिलहाल पीड़ितों को नहीं मिल रहा है। जी बिल्कुल, और निशांत, इसी वजह से कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जो हैं वो घिरती हुई भी नजर आ रही हैं, लगातार आरोप उन पर लग रहे हैं, सवालों में कटघरे में खड़ी हुई नजर आती हैं, क्योंकि एक पक्ष के साथ ममता बनर्जी ने हिंसा के बाद एक बात कही थी कि बाहरी लोग आए, उन्होंने हिंसा फैलाई और वापस चले गए, जिसमें उन्होंने बीजेपी, आरएसएस, बीएसएफ सबका नाम ले लिया। लेकिन जब स्थानीय पुलिस अपनी रिपोर्ट लेकर सामने आती है तो कहती है कि लोकल लोगों के द्वारा इस तरीके से हिंसा की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि हमने देखा कई सारी ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि हिंसा सुनियोजित है, क्योंकि केवल एक वर्ग के घरों को निशाना बनाना, एक वर्ग के लोगों को नुकसान पहुंचाना, एक वर्ग के लोगों को उनके घरों से पलायन करने के लिए मजबूर करना, ये राइट्स नहीं हो सकते हैं। राइट में दोनों पक्षों में लड़ाई होती है, दोनों तरफ से चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल एक वर्ग को टारगेट करके और अचानक एक विल के विरोध के नाम पर आप अचानक गलियों में घुस जाते हैं। और लगभग 3 से 4 किलोमीटर का वो इलाका है जहां पर पूरी ये हिंसा हुई थी, वहां पर आप टारगेटेड तौर पर केवल हिंदुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। मैंने वहां पर खुद देखा कि एक क्लिनिक डॉक्टर की है और एक हिंदू का राशन की दुकान है। जो डॉक्टर है मुस्लिम है, क्लिनिक पर एक भी कोई भी नुकसान नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्लिनिक जस का तस है, लेकिन जो राशन की दुकान है उसको बर्बाद कर दिया गया है। तो इसका मतलब चूंकि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता और भीड़ अगर इस तरीके से उपद्रव कर रही है तो जाहिर सी बात है उसको क्लिनिक पर भी नुकसान करना चाहिए। ऐसे ही कई सारे मुस्लिम दुकानदारों की दुकानें हैं जिसको नुकसान नहीं पहुंचाया गया। तो ये पूरी सुनियोजित एक साजिश नजर आती है पहले प्रथम दृष्टया आप देखें तो, लेकिन जांच उस तरीके से नहीं हो रही है। और यही कारण है कि पीड़ितों को विश्वास नहीं हो रहा है कि अगर वो वापस जाते हैं, दोबारा से जिंदगी में अपने गुजर बसर करते हैं, तो क्या राज्य सरकार उनको उस तरीके से बचा पाएगी या नहीं तो कल वो दोबारा से जो चीजें जोड़ेंगे वो फिर हिंसा का शिकार हो जाएगी। जी निशांत, और लगातार अगर देखा जाए तो एक बड़ा सवाल यही है कि जो पीड़ित हैं या आम जनता जो है पश्चिम बंगाल की, उसको ना तो मुख्यमंत्री पर विश्वास है और ना ही जो सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की मानी जाती है, पुलिस पर भी शायद विश्वास नहीं है। निशांत, आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी, अपना सवाल पूछिए। जी बिल्कुल निशांत, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम देखते आए हैं, जो अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल की जनता की, तो ना तो मुख्यमंत्री पर विश्वास नजर आता है उनका और ना ही जो सुरक्षा की जिम्मेदारी मानी जाती है पुलिस की उस पर भी विश्वास नहीं है। और उसी वजह से उनकी भी शायद इच्छा यही है कि जो केंद्रीय सुरक्षा बल जो वहां पर तैनात है, अगर वो तैनात रहते हैं तब तक वो खुद को महफूज मान सकते हैं। देखिए, त्रासदी है कि किसी भी राज्य के आम नागरिकों को ये कहना पड़ रहा है कि केंद्रीय सुरक्षा बल हमारे घरों के बाहर तैनात किए जाए। हमने देखा है कई राज्यों में विरोध होता है कि हमारे प्रदेश में बाहर की सुरक्षा क्यों, लेकिन बंगाल में इसका उलट है और नागरिक अपनी सुरक्षा के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों पर जो है वो निर्भर हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ी बात है कि बंगाल पुलिस का पूरी तरीके से फेलियर होना, जो नागरिकों में एक पुलिस का विश्वास होता है, विश्वास पूरी तरीके से खो देना। और इसका असर ये हो रहा है कि वहां पर जो हिंसा हो रही है और जो हिंसा करने वाले लोग हैं वो पूरी तरीके से निश्चिंत हैं क्योंकि उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और दूसरी तरफ पीड़ित डरे हुए हैं कि दोबारा हिंसा ना हो। और सबसे बड़ी बात है, ममता बनर्जी ने अभी तक कोई ऐसा स्टेटमेंट तक नहीं जारी किया। एक बड़ी बात होती है कि आप घटना स्थल पर नहीं पहुंचे, दूसरी बड़ी बात होती है अभी तक ममता बनर्जी ने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है कि पीड़ितों से कहें कि आप अपने घरों को वापस जाइए। ममता बनर्जी और राज्य सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी और आगे कोई हिंसा होती है और हिंसा में हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। ममता बनर्जी शांति बनाए रखने की तो अपील करती हैं, लेकिन जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, जिस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए थी, जिस तरीके से पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचानी चाहिए थी, वो नहीं हो रही है। बल्कि उल्टा आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीएसएफ ने ये किया है, इसने ये किया है, उसने ये किया है, जबकि लोकल पुलिस साफ तौर पर कह रही है कि स्थानीय नागरिकों का हिंसा में पूरी तरीके से भूमिका है।
जी बिल्कुल, और शायद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो हैं पीड़ितों को अभी पीड़ित मानने को ही तैयार नहीं है। बिल्कुल मुख्यमंत्री का यही रवैया है और इसी रवैये के चलते बंगाल में हम केवल ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि वक्फ कानून आया, सीएनआरसी के बाद हमने देखा, नुपुर शर्मा के बयान के बाद हमने देखा, मतलब अगर देश में कहीं भी कुछ ऐसे विवाद हो तो उसका असर बंगाल में दिखाई देता है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और बार बार क्या बंगाल में इस तरीके से चीजें हो रही हैं तो उनको किसकी शय मिली हुई है? क्या बंगाल में हिंसा करने वालों को यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर में बिल्कुल भरोसा नहीं है? क्या उनको पुलिस का जो एक डर होता है, पुलिस का जो इकबाल होता है, वो यहाँ पर कायम नहीं है? ये तमाम तरह के सवाल हैं जिसका जवाब राज्य सरकार को देना है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को देना है। जी बिल्कुल, और उन्हीं सवालों के जो जवाब हैं वो देने में फिलहाल विफल नजर आ रही हैं। और अभी तक अगर देखा जाए जो प्रदेश की जनता है, जो राज्य की जनता है, उस पर भी उनका जो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो विश्वास है वो फिलहाल जनता का नज़र नहीं आता। लेकिन इस बीच आपको बता दें, वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर मुर्शिदाबाद जिले में हुई हिंसा के बाद आज पश्चिम बंगाल के बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार मुर्शिदाबाद पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है उन्होंने कहा, और साथ ही बंगाल सरकार और बंगाल के मुख्यमंत्री ने अब तक इस घटना की निंदा तक नहीं की, ये कहना था उनका। 11 तारीख को इस मंदिर को पूरी तरीके से वैंडलाइज किया गया। देव देवियों की मूर्ति जो थी उस मूर्ति को तोड़ा गया और उस मूर्ति को अपमानित भी किया गया। टोटल 56 शॉप्स जो हिंदुओं के थे उसे तोड़ दिया गया, पूरी तरीके से लूट लिया गया। एक भयंकर स्थिति यहाँ पे किया गया और ममता बनर्जी की पुलिस और ममता बनर्जी खुद इसके बारे में एक भी निंदा का शब्द उन्होंने अभी तक इशू नहीं किया, जारी नहीं किया। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से और ममता बनर्जी की तरफ से स्पेशली इस तरीके की घटना की निंदा करती हुई कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया। तो सुना आपने सुकांत मजूमदार को जो कहते नजर आ रहे हैं कि निंदा तक यहाँ पर नहीं करती हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जेडी वेंस के भारत यात्रा को लेकर। दरअसल अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वेंस 4 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। उनके साथ पूरा परिवार भारत की यात्रा पर है। उपराष्ट्रपति का पालम हवाई अड्डे पर पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उनकी अगवानी की। वेंस के तीनों बच्चे इस दौरान भारतीय परिधानों में नजर आए। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, जिनका भारत पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आज पहले दिन वेंस की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी। वेंस के साथ अमेरिकी प्रशासन के कुछ अधिकारी भी हैं। दोनों देश